नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रधर शर्मा रोहतक से आज सुनो कहानी कार्यक्रम के तहत आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। शीर्षक है जन्मदिन। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो सुनिए कहानी जन्मदिन। यह बात विद्यालय के सभी छात्र जानते हैं कि 26 सितंबर को चक्रधर सर का बर्थडे आता है। कारण एक और भी है कि इस दिन एक साथी अध्यापक नरेन का भी जन्मदिन आता है। किंतु इनसे भी खास एक बात और भी है कि उनका एक साथी अध्यापक योगेंद्र, जो इनके जन्मदिन पर एक सुंदर सा पौधा लाकर देता है और उन्हीं के हाथों से पौधारोपण करवाता है। सभी लोग इस बात से बड़े ही प्रसन्नचित्त हैं कि एक अच्छा कार्य एक अच्छे दिन पर शुरू किया जाए तो पुण्यकारी होता ही है। आज फिर वही शुभ दिन आया। छात्रों ने प्रिय गुरु चक्रधर का जन्मदिन बिना किसी परवाह के कक्षा के बोर्ड पर लिखकर विश कर दिया। जैसे ही चक्रधर ने विद्यालय के प्रांगण में पदार्पण किया, छात्रों और अध्यापकों ने शुभकामनाएं दी। किसी ने पेन, किसी ने फूल, पत्ते, कॉपी, तो किसी छोटे बच्चे ने टॉफी भी भेंट की। साफ जाहिर था कि चक्रधर न केवल अध्यापकों के प्रिय थे बल्कि छात्रों के भी बेहद प्रिय और लोकप्रिय थे। सबका आभार व्यक्त करते हुए चक्रधर सर ने उनके लिए एक शेर भी अर्ज किया। वैसे वे अक्सर किसी न किसी अवसर पर कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं। तभी उसे छठी कक्षा से 2 बालकों का शोर सुनाई दिया। अध्यापक ने देखा कि एक दुबला सा बालक और एक हट्टा कट्टा बालक खड़े हैं। क्यों, क्या बात है? सर ने उनसे थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। कुछ नहीं सर। वह दुबला बालक अपने अर्धवाक्य को समेटने लगा, जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी के बाहर आए कुलीन को देखकर गरीब युवती अपना आंचल संभालती। नहीं बेटा, निसंकोच कहो, कौन परेशान कर रहा है? कुछ नहीं, कोई नहीं गुरुजी। अच्छा तो तू बता वही। दूसरे छात्र ने अध्यापक चक्रधर से पूछा। दूसरे छात्र ने कहा, मेरा नाम अमित है सर। हमें पता चला है कि आज आपका जन्मदिन है तो आपको कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, अरे अभी से? नहीं, रहने दो। हाँ, पर वाद किस बात का है, विवाद किस बात का है? बात यह है सर, मैं चांदी का पेन आपको उपहार स्वरूप देना चाह रहा था, पर यह इसकी औकात तो देखो। इन्हें तो 2 जून की रोटी भी नहीं। अमित ने दूसरे छात्र राहुल का आर्थिक चित्रण कर डाला। ठीक है, पर इसमें लड़ने की क्या बात है? उससे अध्यापक ने पूछा। यह कह रहा है कि मैंने पापा की जेब से 1000 रुपए चुरा कर लाया हूँ। चांदी का पेन उससे लाया। माना इसकी बात ठीक भी हो, पर पापा तो मेरे ही है ना सर। अच्छा, यह बात है। नहीं, मैं तुम्हारा उपहार नहीं लूंगा।
बल्कि तुम्हारे पिताजी को इसकी शिकायत भी करूंगा। अच्छा, यह बात है? नहीं, मैं तुम्हारा उपहार बिल्कुल नहीं लूंगा, बल्कि क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी की शिकायत भी करूंगा। अध्यापक के ऐसा कहने पर उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। तभी उसने दुबले बालक राहुल को पास बुलाया। उसके हाथ से छोटी सी रोटी, छोटी सी पोटली जो थी कपड़े की, वो दिखाई दी और यह क्या बेटा, डरो मत। डरते वे हैं जिन्होंने अपराध किया हो, वह भी जानबूझकर। गुरु जी की समझाइश से राहुल को ऐसा हौसला आया मानो छोटे बच्चे को जिसके पैर धूप में जल रहे हों और माँ आकर के उसे गोदी में उठा लिया। गुरु जी, मेरे पापा ने एक बेरी का पेड़ इस सीजन के लिए किराए पर लिया है। मैंने सोचा आपको इस अधूरे वाक्य में पूर्णता थी, जैसे पूर्ण ब्रह्म की उपस्थिति दिखाई न देने पर भी एहसास करा देती है। राहुल ने अपना हाथ आगे किया, जैसे कोई भक्तजन भगवान को प्रसाद अर्पित करता है। गुरुजी ने सहर्ष लिया और खोला। देखा कि छोटी सी पोटली में पके हुए कुछ बेर थे, पर देखकर लगता था कि इन्हें चक्कर देखा गया है। गुरुजी चक्करधर ने उनमें से एक बेर उठाया, खाया और फिर राहुल को सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से स्नेह की जलधारा गिरकर विद्यालय की धरा को गंगा यमुना का संगम बना रही थी। इस दृश्य से तो दर्शन मात्र से कोई भी कृतार्थ हो सकता था। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छी एक कहानी और प्रस्तुत करता हूँ। कहानी का शीर्षक है पत्थर की आंख। आदमी की रूह में असीम शक्ति होती है। मन और बुद्धि भी रूह के अंग हैं। जो महापुरुष होते हैं वे मन की दृढ़ शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। प्राय देखा जाता है कम बोलने वाला जब भी बोलता है तो उसके मुख से रत्न निकलते हैं। जो दिव्यांग होते हैं उनके दूसरे अंग अधिक शक्तिशाली होते हैं। कोई जब बिल्कुल नहीं बोलता उसके हाथ बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार कला का भी यही विधान है। कई बार विडंबना ये होती है कि हम किसी बात को कह नहीं पाते, पर कहना जरूरी होता है। इसलिए कोई न कोई माध्यम अपनाकर हम उसे व्यक्त करते हैं। आपने सुना तो होगा कि अकबर बादशाह का महामंत्री बीरबल की इस युक्ति से कितने ही लोगों को न्याय दिलाया करता था। उसी तरह दक्षिण भारत में तेलंगाना रामाजी ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। एक बार एक युवा वैद्य को राजवैद्य घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद राजा बीमार हो गया। उसने राजा के महल में आकर बिस्तर पर लेटे रुद्रसेन राजा को देखा। पहली बार जब राजा की आंख चेक की गई तो देखा कि एक आंख तो आंख जैसी दिखने वाली है, लेकिन आंख की जगह एक सुंदर सा पत्थर लगा हुआ है। ये क्या महाराज, आपकी एक आंख तो पत्थर की है। जो वैद्य ने हैरानी से पूछा। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा लगा जैसे घायल नागिन पर किसी ने नमक डाल दिया हो। जी महाराज, वैद्य घबराया। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो यह तेरे और मेरे परिवार के लिए आखिरी दिन होगा।
अभी भी गया वक्त वैद्य वापस नहीं आए। राजा ने दूध भेजा पर नहीं मिला। किसी ने कहा कि कहीं चला गया या किसी के मरने की बात कही, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं मिली। सत्यमेव है, ऊंचा का शिकार होकर घर से निकल चुका। अब काफी कमजोर होता जा रहा था। जब आदमी अपने मन की बात को दबा देता है तो वह कुंठित हो जाता है, मन से बीमार होकर जीवित लाश बनकर रह जाता है। वैद्य चंदन जी अत्यंत दुखी होकर हिमालय की कंदरा में चले गए। वह वहां भी शांत नहीं रह सका। एक सोमवती अमावस्या को कुछ साधुओं का झुंड वहां आया। उनमें एक साधु बहुत पहुंचा हुआ था। उसे वैद्य के चेहरे को अस्पष्ट होते सूर्य जैसा लगा। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में ऐसा क्या चल रहा है जिससे तुम मायूस होकर जीने की इच्छा छोड़ चुके हो? कुछ नहीं महाराज, नहीं, जो कहना है बेझिझक कहो, क्योंकि राजा हो या प्रजा, भगवान के लिए सभी समान होते हैं। ऐसा लगा जैसे ये बाबा तो साक्षात भगवान का अवतार है, जिसने उसके भीतर की जो वेदना थी उसको भांप लिया हो। वह उसके आश्रम में रहने लगा। उसने सारी बात साधु महाराज को बता दी। काफी दिन बीत गए। अब वह बांसुरी बजाना सीख गया, पर उसकी सेहत अभी भी ठीक नहीं हुई। एक दिन सुबह महाराज संतोषानंद ने कहा, बेटा, तुम पुरानी पीड़ा से अभी भी पीड़ित हो। इस बांसुरी के माध्यम से गीत बनाकर पीड़ा को बाहर निकाल लो। तुम्हारा सारा दर्द तकलीफ शांत होते चले जाएंगे। और ये सारा दर्द उसी स्थान पर जाकर प्रकट करना जहाँ से ये दर्द तुम्हें मिला है। स्वामी जी ने उसे एक गीत भी धुन बजाने के लिए दी। कौन बड़ा यहाँ कौन है छोटा, भक्ति सम्मुख रतन है खोटा। और राजन पत्थर की आंख लगाए, सत्संग से ज्ञान चक्षु खुल जाए। यह जो वह चंदन वैद्य जो बांसुरी से महल के पास धुन बजाने लगा, क्योंकि वह स्पष्ट तो कह नहीं सकता था, इसलिए बांसुरी के माध्यम से अपने स्वर प्रकट कर रहा था। तो राजा के नौकरों के हाथ उसे बुलाया गया और कहा कि हम मुंह मांगा इनाम देंगे, बस इस धुन में क्या कहते हो यह बता दीजिए। वैद्य कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे पहले वचन दो कि आप कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, वचन दिया। तब चंदन ने कहा, जब मन में भय हो और मन से भय निकल जाए और उसके स्थान पर ज्ञान के रत्न भर जाए तो आदमी के नेत्र खुल जाते हैं। उसे स्थूल नेत्र या पत्थर की आंख की जरूरत नहीं होती। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको पहचान कर अपना मंत्री बना लिया। लेकिन चंदन ने कहा कि महाराज, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब ये हीरे मोती जवाहरात सब मेरे लिए बेकार है। सच्चे ज्ञान से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और मन की भी पीड़ा शांत हो गई है। दौलत में नजर डालकर अपनी आंखों को पथराना मैं नहीं चाहता। अब तो प्रभु दर्शन करके मन की आंखों में उनकी मूर्त बसा लेना चाहता हूँ। अंत में ये स्थूल आंखें तो बुझकर पत्थर ही हो जाएगी। अंत में ये स्थूल आंखें तो बुझकर पत्थर ही हो जाएंगे।
कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा रोहतक से। आज लघु कथा का दौर बहुत चला हुआ है। लघु कथा एक छोटी सी कहानी को बहुत ही उत्तम ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की एक विधा है। इस विधा के माध्यम से हम थोड़े समय में बहुत कुछ कह सकते हैं। एक संकेत मात्र से भी अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज लघु कथा का जो दौर है उसमें मैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा आपको अपनी कुछ चुनिंदा लघु कथाएं सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी और आप मेरी कविता चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो शुरू करता हूँ लघु कथा। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है खुशी। पढ़ लिखकर बेकार भटकना भी अभिशाप है। प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद और अनबन रहती। कभी कभी तो कविता और चंदन आर्थिक परेशानी से जूझते एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर बोलना ही बंद कर देते। बात यहाँ तक होती तो ठीक, पर शादी के 7 वर्ष बीत जाने पर भी उनके घर आंगन में कोई संतान न थी। कहते हैं गृहस्थी के पैर तब चलते हैं जब उनके आंगन में संतानों की नन्ही फूल खिल उठी। एक रोज दोनों कलर के इंटरव्यू से लौट रहे थे। शाम को घर आते आते उन्हें रास्ते में कूड़े के ढेर से गुजरते बच्चे के रोने की आवाज सुनी। चंदन ने फोन की बैटरी से देखा तो तंग रह गया। यह क्या? एक नवजात शिशु कन्या पड़ी हुई है। कविता आगे बढ़ी और उसे उठाकर शाल में लपेट लिया। अचानक उसकी मातृत्व की ममता हिलोरे देने लगी। चंदन ने भी उसकी भावना भाप ली और कहा, ठीक है, भगवान ने हमें कुछ तो दिया। ऐसा कहकर वे दोनों घर लौट पड़े। 10 दिन बाद भी चंदन का कलर में सिलेक्शन हो गया। बस फिर क्या था, घर में खुशी छाने लगी। उसी दिन दोनों ने मिलकर उस कन्या का नाम खुशी रख दिया। पत्नी कविता ने मजाक में कहा, अरे और मेरी नौकरी? अरे भाई, मेरे से पहले तो आपको मिल गई। खुशी को जो संभालना है, दोनों गले मिलकर खिलखिला उठे। लघु कथा समाप्त हुई। इसी कड़ी में मेरी अगली कथा जो लघु कथा है, शीर्षक है पिता। अरे भाई, आप तो कविवर हसमुख के बेटे लग रहे हो, दूरागत कवि साथी नरेश ने कहा जब वह अपने मित्र कवि के द्वार पर पहुंचा। हाँ अंकल, पर आप कब आए? वह तो ठीक है बेटा, पर यह शील्ड, यह सम्मान सब रद्दी में तुलवा रहे हो। और मेरे मित्र? नरेश जी का मुंह खुला का खुला रह गया। अंकल, अब वे नहीं रहे। और आप पूछ रहे थे ना कि यह रद्दी क्यों? वह हमारे बस पिता थे, अपने पीछे ये कागज के टुकड़े छोड़ गए। बताइए, ये हमारे किस काम के? बेचारा कवि नरेश द्वार से पानी पिए बिना ही घर लौट चला। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा रोहतक से पेश करता हूँ अपनी चुनिंदा कुछ लघु कथाएं।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है खुशी। पढ़ लिख कर बेकार भटकना भी अभिशाप है। प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद और अनबन होती रहती। कभी कभी तो कविता और चंदन आर्थिक परेशानी से जूझते एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर बोलना ही बंद कर देते। बात यहाँ तक होती तो ठीक, पर शादी के 7 वर्ष बीत जाने पर भी उनके घर आंगन में संतान न थी। कहते हैं कि गृहस्थी के पैर तब चलते हैं जब उनके आंगन में संतान रूपी नन्हे फूल खिल उठे। एक रोज दोनों क्लर्क के इंटरव्यू से लौट रहे थे। शाम को घर आते आते उन्हें रास्ते में कूड़े के ढेर से गुजरते एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। चंदन ने फोन की बैटरी से देखा तो दंग रह गए। यह क्या? एक नवजात शिशु कन्या पड़ी। कविता आगे बढ़ी और उसे उठाकर शॉल में लपेट लिया। अचानक उसकी मातृत्व की ममता हिलोरे लेने लगी। चंदन ने भी उसकी भावना भांपकर कहा, ठीक है, भगवान ने हमें कुछ तो दिया। ऐसा कहकर वे दोनों घर लौट आए। 10 दिन बाद ही चंदन का क्लर्क में सिलेक्शन हो गया। बस फिर क्या था, घर में खुशी छाने लगी। उसी दिन दोनों ने मिलकर उस कन्या का नाम खुशी रख दिया। पत्नी कविता ने मजाक में कहा, अरे और मेरी नौकरी? अरे भाई, मेरे से पहले तो आपको मिल गई, खुशी को जो संभालना है। दोनों गले मिलकर खिलखिला उठे। मित्रों, लघु कथा समाप्त हुई। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है पिता। अरे भाई, आप तो कविवर हंसमुख के बेटे लग रहे हो। दूरागत कवि साथी नरेश ने कहा जब वह अपने मित्र कवि के द्वार पर पहुंचा। हाँ अंकल, पर आप कब आए? वह तो ठीक है बेटा, पर यह शील, यह सामान सब रद्दी में तुलवा रहे हो। और मेरे मित्र नरेश जी का मुंह खुला का खुला रह गया। अंकल, अब वे नहीं रहे। और आप पूछ रहे थे ना कि यह सब रद्दी क्यों? वह हमारे बस पिता थे, अपने पीछे ये कागज के टुकड़े छोड़ गए। बताइए, यह हमारे किस काम के? बेचारा कवि नरेश द्वार से पानी पिए बिना ही लौट गया। मित्रों, आज के विषम काल में समाज में दहेज का बड़ा ही प्रकोप है। कन्या पक्ष से जबरदस्ती दहेज लिया जाता है, जो एक कुप्रथा के रूप में कुख्यात हो गया है। सुसंस्कार ही दहेज है, मेरी ऐसी ही एक लघु कथा है, आप सुनिए। घनश्याम दास जी कभी शहर के प्रसिद्ध सेठ होते थे, पर समय के फेर ने सब कुछ ढेर कर दिया। उसका सारा बिजनेस डूब चुका था। स्थिति यह हो गई कि घर बेचकर अब किराए पर रहने लगा। उसके इकलौते पुत्र रमेश चंद्र की शादी हुई। घर में बहू आई। निश्चय ही बहू लक्ष्मी आ गई। कुछ समय बाद बहू असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई। एक दिन बहू ने कहा, चलो बाबूजी, आओ, आपको एक उद्घाटन में चलना है। आपको चीफ गेस्ट बनाया गया। अरे बेटा, मैं क्या करूंगा? लेकिन बहू के आग्रह को वह टाल न सका। सेक्टर 7 रोहतक में आकर उसने देखा एक 2 मंजिली इमारत, जिस पर उसके नाम की प्लेट लगी है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रिबन काटते उसने कहा, सच में सुसंस्कार ही दहेज है। तालियों की गूंज सुनकर पड़ोसी भी शरीक होने लगे। लघु कथा समाप्त हुई। मित्रों, साथियों, रक्तदान एक बहुत ही पुण्य का कार्य है और हम रक्तदान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं। हम रक्तदान को अधिक महत्व दें, ताकि रक्तदान न सिर्फ घायल को जीवन देता है, बल्कि हमारे जो सैनिक सीमाओं पर
लड़ रहे हैं उनको भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी संदर्भ में एक लघु कथा प्रस्तुत करता हूँ, रेड लाइट हाउस। बात आज से 25 वर्ष पूर्व की है। लाल रंग की लारी छोटू राम चौक पर खड़ी थी। चंदू ने देखा कि कई युवकों को खून चढ़ाया जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चौक पर क्यों इनको खून चढ़ाया जा रहा है, जबकि इनको तो मेडिकल में जाना चाहिए था। यह बात उनके मन में खलबली मचा रही थी। हिम्मत दिखाते हुए उसने एक वरिष्ठ व्यक्ति से पूछा, सर यह क्या हो रहा है? वरिष्ठ व्यक्ति ने उसे समझाया, यहाँ रक्तदान शिविर लगा है। वे युवक रक्तदान कर रहे हैं। इनके रक्त से न जाने कितने अनजान लोगों को जीवन मिलेगा और इनको दुआ मिलेगी। लेकिन सर जी, दर्द तो बहुत होता होगा। ऐसे रक्त निकालने से तो शरीर में कमजोरी भी आ जाएगी। डॉक्टर गोपाल ने कहा, नहीं बेटा, 18 वर्ष के बाद कोई भी स्वस्थ मनुष्य वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकता है। इसमें न तो कोई तकलीफ होती है, न ही शरीर में रक्त की कमी होती है। 3 महीने में शरीर में रक्त की पूर्ति हो जाती है। व्यक्ति फिर से रक्तदान के काबिल हो जाता है। सर, यह बात तो मुझे अभी पता चला। अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी रक्तदान करना है। चंदू ने कह तो दिया, परंतु वो मन ही मन डर रहा था। फिर भी हिम्मत करके रक्तदान के लिए वह बस में चढ़ गया। जैसे ही उसे कहा गया कि आपका रक्त ले लिया गया है, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। चंदू को आज लग रहा था मानो उसने कोई बड़ा किला फतेह कर लिया हो। उसे लगा कि यह तो बड़ा आसान कार्य है। वह वर्ष में 2-3 दिन बाद रक्तदान करने लगा और लोगों को भी प्रेरित करने लगा। एक दिन डाकिया एक पत्र लेकर आया। पत्र उपायुक्त महोदय की ओर से था। पत्र में लिखा था कि आपको इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर समाज सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। चंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उसे लग रहा था मानो डॉक्टर गोपाल तो रेड लाइट हाउस है, जो भटके हुए युवाओं रूपी नौकाओं को रक्तदान का परोपकारी रास्ता दिखाते रहते हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है आपको ये लघु कथा पसंद आई होगी और मैं इसी कड़ी में एक अन्य लघु कथा आपको सुना रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। कद। लघु कथा का शीर्षक है कद। शैलजा, कितनी बार कहा है तुमसे ताड़ासन किया कर, और यह लटकन भी किस काम की? पापा शिवनंदन ने दुख भरे मन से मनोभाव व्यक्त किए। पापा, आप भी पता नहीं क्या 12वीं की पढ़ाई है। शैलजा ने अधूरी बात से अपना तर्क प्रस्तुत किया। हाँ, पता है ना बेटा, आजकल लड़के वाले कितनी नुक्ताचीनी, इसका कर दिए वो। आप तो पुराने ख्यालों के हो, बस मुझसे बात मत करो। शैलजा बड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर चली गई। दिन रात पढ़ने वाली शैलजा IAS अधिकारी है। पिताजी उनसे मिलने जाता है, तभी एक लंबे कद वाला SHO शैलजा को सलाम ठोकता है। शैलजा पापा से, कहो पापा जी, मेरा कद कितना है? पिता शिवनंदन को अपनी कई साल पहले की भूल हरी हो आई और भावुकता से आंसू विसर्जन करने लगा। दोस्तों, लघु कथा एक सशक्त माध्यम है और लोकप्रिय माध्यम है। यह थोड़े में ज्यादा कहने की एक विधा है। इसको हम गागर में सागर कर। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है फर्ज। 10 साल का रामू रेडियो के स्पीकर के चुंबक को एक पतली रस्सी से बांधकर लोह पदार्थ को इकट्ठा करता। जैसे ही हमारी फैक्ट्री के पास से गुजरा, मैंने पूछा, बेटा, इस उम्र में यह संघर्ष क्यों? तुम पढ़ते क्यों नहीं? बाबूजी, क्या करूंगा? मेरा बाप मर गया, माँ भी बीमार रहती है, मेरी छोटी बहन है, 30-40 रुपए कमाकर इसका पेट भरता हूँ। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। यह सुनकर मेरा गला रुंध गया। अब मेरी अगली कविता है। मेरी अगली कथा का शीर्षक है आंसू।
राजेश की जिंदगी में जब से उनके ही ऑफिस की अस्मिता से प्रेम प्रसंग प्रारंभ हुआ, वह पत्नी रश्मि के साथ रूखा सा व्यवहार करने लगा। एक दिन उसने रश्मि को कह दिया, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तुमसे अच्छी जो मिल गई है। बेचारी पत्नी के पैरों के तले की जमीन खिसक गई और सिर से आसमान। वह इतनी सहम गई कि कुछ बोल न सकी। अगली रोज उसने तलाक के कागज पत्नी के सामने रख दिए और हस्ताक्षर करने के लिए कहा। तभी रश्मि ने शर्त रखी कि मैं तलाक के हस्ताक्षर तब करूंगी जब मुझे आने वाले करवा चौथ पर अपने हाथ से एक लोटा पानी पिलाओगे। करवा चौथ के दिन रश्मि भूखी प्यासी पति का इंतजार करती रही। रात्रि के समय जैसे ही चांद निकला, उसका चेहरा खिल उठा। उसने एक लोटा पानी राजेश के हाथों में दिया और खुद छलनी से चांद की रोशनी में उसका दर्शन करने लगी। जैसे ही राजेश उसे पानी पिलाने लगा, रश्मि का गला रुंध गया और उसकी अंजलि में आंखों से पानी गिरने लगा। राजेश के हाथ से लोटा छूट गया और उसे मिलन के वो दिन, वो वादे याद आने लगे। उसकी आंखों में अश्रु आ गए और उसने रश्मि को सीने से लगाया। दोनों एक दूसरे को आंसू से भिगो रहे थे।